9 सितंबर यानी कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जीत का अंतर कितना होगा इसे लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से गिनती शुरू होगी। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो इंडिया ब्लॉक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। गुप्त मतदान की वजह से क्रॉस वोटिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। एनडीए के पास 425 सांसद हैं और सहयोगी दलों के साथ यह संख्या 436 तक पहुंच सकती है। विपक्ष के पास 324 वोट हैं। जीत एनडीए की तय है, लेकिन पिछली बार जितना बड़ा अंतर नहीं होगा। वाईएसआरसीपी, जो कि न्यूट्रल पार्टी थी, ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी एनडीए को समर्थन कर सकता है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को योजनाबद्ध तरीके से विनाशकारी बताया है। एक अखबार में अपने लेख में सोनिया ने लिखा है, इस परियोजना से सोमपेन और निकोबारी जनजातियों के जीवन पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को योजनाबद्ध विनाश करार देते हुए सोमवार को कहा कि यह योजना निकोबार द्वीप के आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है और इसे संवेदनहीनता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इसे देश के कानूनों और संवैधानिक प्रक्रियाओं का मजाक बताया। एक अखबार में प्रकाशित अपने लेख द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार में सोनिया ने लिखा है कि इस परियोजना से सोमपेन और निकोबारी जनजातियों के जीवन पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि जब इन समुदायों के अस्तित्व पर संकट हो, तब समाज का सामूहिक विवेक चुप नहीं रह सकता। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीते दिनों मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल और मराठा समाज भूख हड़ताल पर मुंबई में बैठा था। राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए एक जीआर निकालकर मराठाओं की झोली में आरक्षण डाल दिया। लेकिन इस जीआर से परेशान राज्य के ओबीसी नेता नजर आ रहे हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि उस जीआर को लेकर हमारा अभ्यास पूरा हो चुका है और आने वाले अगले 1 से 2 दिनों में वो हाई कोर्ट जाने वाले हैं। इसे लेकर मनोज जरांगे पाटिल भी वहां पर गुस्से में नजर आए। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि अगर किसी के कहने पर जीआर में कोई फेरफार किया जाता है तो हम भी अपना अलग फैसला लेंगे। इतना ही नहीं, मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि हम भी 1994 का जो जीआर निकाला गया था ओबीसी आरक्षण का, उसे भी हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिलहाल राज्य में अलग अलग जगह ओबीसी समाज के नेता आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी आज ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन और यहां पर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है। अब यूपी के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी। दरअसल बीते दिनों जनपद बाराबंकी में एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीम बनेगी। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। सभी कोर्सेज की सूची और स्वीकृति पत्र की जाँच होगी। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य किया गया है। दरअसल इस पूरे मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा था जब जनपद बाराबंकी में रामस्वरूप कॉलेज के बाहर एबीवीपी के छात्रों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया था। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के दौरान कुल 22 लोग पानी में डूब गए, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग लापता हैं। लापता हुए लोगों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। कल्याण के शाहपुर तालुका में आसन गांव परिसर में शनिवार के दिन गणपति विसर्जन के लिए गए 5 युवक जो है पानी में डूब गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई है, 2 को बचा लिया गया है, जबकि 1 युवक अभी भी लापता है। इसी तरह उत्तर महाराष्ट्र में 5, पुणे शहर में 4 और विदर्भ में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई के अंधेरी इलाके के साकीनाका परिसर में विसर्जन के दौरान करंट लगने से 5 लोग झुलस गए, जिसमें से 1 की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से
झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा विसर्जन के दौरान वायर जो है ट्रॉली में छू जाने की वजह से हुआ। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के पुल से एक कार 2 दिन पहले उससे गिर गई थी, हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें सवार थे 3 पुलिसकर्मी, जिनमें से रविवार को एक पुलिसकर्मी का शव तो मिल गया है, लेकिन 2 जो पुलिसकर्मी उनकी तलाश अब भी की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की टीम, साथ ही होमगार्ड की 70 से ज्यादा सदस्यों की टीम लगातार उस पूरे इलाके में, शिप्रा नदी के आसपास के इलाके में जो नदी है वहां पर सर्चिंग की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा हादसा 2 दिन पहले हुआ, शनिवार की रात, जिसका सीसीटीवी भी अब सामने आया है, जिसमें कार पुल से गिरती हुई नजर आ रही है। इस पूरे हादसे के बाद जो है अभी की स्थिति बताएं तो एसआई मदन लाल निमाना और कांस्टेबल आरती पाल की सर्चिंग अभी की जा रही है, जबकि रविवार को उन्हेल के टीआई अशोक शर्मा का शव भी घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर बरामद किया गया था। इसके बाद से अब सर्चिंग अभियान तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी की कार्रवाई इसके पहले कोयला घोटाले को और शिक्षा जगत में हुए यहाँ पे नौकरी को लेन देन के घोटाले को ईडी की कार्रवाई किया गया था। अब नया ईडी का एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई किया गया है, यानी पश्चिम बंगाल के 22 जगहों पे ईडी की छापेमारी सुबह से ही चल रही है। इस बार कार्रवाई है बालू घोटाले में, यानी 2011 में एक कंपनी बनाकर उसके लेन देन में घोटाला किया गया है। ईडी उसी के तहत आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता, झाड़ग्राम, दुर्गापुर और यहाँ पे जिस तरह से नदिया के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है और जहाँ पे इस तरह का ईडी के पास में अहम दस्तावेज है, इन सब दस्तावेज को सुराग जुटाने के लिए ईडी लग चुकी है, क्योंकि बालू की जो कंपनी थी यहाँ पे बनाकर एक बालू का लेन देन के लिए जिस तरह से बालू का टेंडर होता है, उसके तहत करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। ईडी इसी के तहत आज 22 जगहों पे छापेमारी कर रही है और अहम दस्तावेज जुटाने की कोशिश कर रही है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार ईडी की कार्रवाई है और ईडी जिस तरह से शिक्षा जगत में इसके पहले घोटाले में कार्रवाई किया था, कोयला में घोटाले में कार्रवाई किया था और अब इस बार सबसे बड़ा स्कैम बालू घोटाले का पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। ईडी का कहना है कि यहाँ पे कई जगहों पे अहम ऐसे दस्तावेज मिले हैं, ऐसे सुराग मिले हैं जो कि आने वाले समय में कई बड़ों नामों का भी खुलासा हो सकता है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। जम्मू के मीरा साहिब पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते इंदिरा नगर इलाके में बीते कल थार के साथ एक पिता पुत्री को कुचलने का मामला सामने आया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक बाप बेटी स्कूटी से जा रहे थे, उसी दौरान थार जो है इनके रास्ते में खड़ी होती है। जब थार चालक को गाड़ी को हटाने के लिए कहा जाता है, जो थार चालक है वो स्कूटी सवार पिता पुत्री को रोकने की कोशिश करता है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, जांच शुरू कर दी है। हम इस समय मौजूद हैं इंदिरा नगर के उसी जगह पर जिस जगह पर स्कूटी सवार थार चालक के बीच जो टकराव होता है, थार चालक स्कूटी सवार को टक्कर मारता है। उसके बाद मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। तो अब जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 शख्स बाइक पर शव ले जाते दिख रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य महकमे की एम्बुलेंस व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। दरअसल कौशाम्बी के कड़ाधाम की रहने वाली 47 वर्षीय महिला बुधरानी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। पड़ोसियों ने बताया कि बीते रविवार को बुधरानी काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकली। दरवाजा खटखटाया गया, आवाज लगाई गई, जवाब नहीं मिला। दरवाजे को धक्का देकर खोला गया, अंदर शव फंदे से लटका हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। मायके वाले और पति ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया। मृतक महिला के भाई ने आरोप लगाया कि जेठ और देवर पर एफआईआर दर्ज की जाए, तब अंतिम संस्कार होगा, लेकिन पुलिस और ग्राम प्रधान ने मिलकर जबरन शव का अंतिम संस्कार करा दिया। वहीं बाइक पर शव ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि जिले में 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। बाइक पर शव क्यों ले जाया जा रहा है, किन परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।